बीच रात के मैं हड़बड़ा के उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा शहर लरस सा गया हो। एक धमाके की सी आवाज आई। मैं परेशान हुआ। मुझे लगा शायद बिल्कुल जैसे बराबर के घर में कुछ हुआ हो। घर वालों ने, आजकल घर वाले भी एक दूसरे को टेलीफोन पे कॉल करते हैं भाई। घर वालों ने फोन किया घर से ही, दूसरे कमरे से, आपको आवाज आई? मैंने कहा हाँ आवाज आई। पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा चलो सो जाते हैं, लेकिन फिर दिल में हौंका लगा हुआ था, खुदा ना खास्ता कोई इधर उधर कोई चीज ना गिर गई हो। हाँ, आजकल तो हालात जिस तरह के पता नहीं लगता किस चीज की आवाज थी। तजस्सुस था मेरे दिल में। बड़ी हिम्मत करके गनूदगी के आलम में टीवी लगाया तो पता ये लगा कि एयरपोर्ट पे धमाका हुआ। एजाज, मैं कहां रहता हूं और एयरपोर्ट कहां है, और धमाका कितना ऊंचा था, इतना ऊंचा धमाका। और टीवी लगाने के बाद जी वो एक तेल का टैंकर है वो फट गया है, कुछ बात हुई है, छोटा सा धमाका हुआ है, चंद लोग जख्मी हुए हैं। वो यार देखो, मैं एक बात करूंगा, बुरा ना मान, मीडिया को जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये सारे मीडिया पर लागू होता है, मुझ समेत। लेकिन यार अगर सनसनी नहीं फैलानी तो कम से कम सच तो पहुंचाना है ना लोगों तक। मैं एक बड़ी फ्रैंक बात आपसे कर रहा हूं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो उनका सदर बनने वाला है, उस पर गोली चलाई गई। गोली चली, उन्होंने ये नहीं कहा आज सुबह में इसने शेव मारी थी ब्लेड से, इसका कट गया चेहरा, अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई मुसद्दका इत्तलात नहीं है। उन्होंने बता दिया वो कौन है, वर्ल्ड की सुपर पावर, उनके सदारती उम्मीदवार पर। सुल्तान भाई गौर से सुने, गोली चली, उन्होंने बता दिया। आप भी बता दो यार, नहीं छुपाओ। मैं सच आपको एक चीज बताऊं, बुरा ना मानना, बुरा ना मानना, एक सच बात बताऊंगा आपको दिल से। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी ना मीडिया के कांधों पर है, मेरे कांधों पर है। अपनी बात नहीं कर रहा, सिर्फ हम सबके कांधों पर। मीडिया परसों से क्या किरदार अदा कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, जलती में और तेल छिड़कने का काम कर रहा है। ये बागी, वो गद्दार, वो दहशतगर्द, सबको एक दूसरे को ये कह रहा है। और क्या है, दुश्मनाने पाकिस्तान, जो लोग मुल्क के दुश्मन हैं, जो लोग मुल्क के दुश्मन हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मुल्क में बढ़ते इंतशार को और बढ़ा रहे हैं। और टीवी अंकुर जो हैं और जो तजिया ख्वार हैं, वो सब टीवी पे लगे जलती में तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। मीडिया का किरदार इस वक्त पर पुल बनाने का किरदार होना चाहिए, हमारा जिम्मेदार। मैं बता रहा हूं यार, हालात बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, हालात बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। कल तक जब मैं बानी पीटीआई के खिलाफ कोई अगर गलती से भी बात कर देता था तो मुझे कहा जाता था साहब आपने बात कर दी, मेरे खिलाफ मीडिया पर नहीं रहना चाहते। ये सही बोल रहा हूं मैं मुस्तकीम? तुमने वाली क्लिप देखी थी ना मेरी, रोटी खाते हो वाली क्लिप के बाद मुझे उन लोगों का भी फोन आ गया कि आपने बानी पीटीआई, तब वजीर आजम पाकिस्तान होता था, आपने बानी पीटीआई का नाम क्यों ले दिया? नाम लेता था तब तो मैं, अब तो नाम लेना भी मना है। बोला, मैंने कहा मुल्क की मईशत पीटीआई के दौर में बड़ी पिट गई है, मैंने उसके बारे में बात की। देखो ये सब तब्दील हो जाती है पाकिस्तान की। हमने इस मुल्क को बचाना है नहीं बचाना, हमें इस मुल्क का ख्याल करना है नहीं करना। अगर आप लोग एहतियात नहीं करोगे, साइड टेकिंग करोगे, यार ये कोई भी इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, कोई भी इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं। मैं आपको बिल्कुल सही सच्ची बात बता रहा हूं। अपनी बेटी की शादी करनी होती है, यार ये भाईजान कौन है, इनकी शक्ल शत्रुघ्न सिन्हा से मिल रही, क्या नाम, ये नए आए हैं,
अच्छा, ये भी आए। मुस्तकीम गया कहीं बाहर चाय पीने, ये आए उनकी जगह। अपनी भाईजान आप सुने, जो भी आपका नाम है, अपनी बेटी की शादी करनी होती है, हम लड़के की हर तरह से जांच पड़ताल करते हैं। कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मावा तो नहीं खाता, गुटखा तो नहीं खाता, सिगरेट तो नहीं पीता, तो नहीं करता, सब पूछते हैं हम। बोले किसी गलत काम में तो नहीं है, रात को टाइम पे घर आ जाता है, लड़कियों को तो नहीं देखता, उनके साथ तो नहीं घूमता, सब पता करते हैं। और अपने लिए किसी भी शख्स को अपना नुमाइंदा बनाकर अगर हम भेजते हैं असेंबलियों में, तो हम नहीं पूछते, हम ढूंढते क्या है, ओबाश, बदमाश, वैल्यूलेस, ऐसा आदमी हम भेजते हैं। बुरा ना मानना, सब पे इल्जाम नहीं दे रहा, अच्छे लोग भी हैं मुल्क में। देखो पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही बुरे लोग हैं, एक मैं और एक माविशियात, बाकी पूरा पाकिस्तान ठीक है। तभी तो तुम लोगों का अमाल का नतीजा मिल रहा है रोज। सीधी बात करता हूं यार, सॉरी, मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी थी, तो टीवी के ऊपर हमेशा सच बोलेगा, सच ही निकलता है मेरे मुंह से। माप तोल के बात करता हूं मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद जानते हो मैं एक दर्दमंद पाकिस्तानी हूं। मैं चाहूं तो बातें करूं इधर उधर की, लेकिन मैं चाहता हूं यार ये मुल्क ठीक हो जाए। मैं तमाम अहले मीडिया से गुजारिश करता हूं, भाईजान आप एक पुल का किरदार अदा करो, हमें मुल्क को साथ लेकर चलना है यार। लोग तो यहां आते जाते रहते हैं, मैंने आपने तो पाकिस्तान में रहना है, हमारे बच्चे भी यहीं, हमारी बीवियां भी यहीं। सीधी बात आपसे कर रहा हूं, अपनी बच्ची के लिए लड़का ढूंढते हैं, अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं। अपने लिए रहनुमा नुमाइंदा ढूंढते हैं असेंबलियों का, तो हम उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ओनरशिप ही नहीं लेना चाहते, आप लोग इस मुल्क से प्यार ही नहीं करते। मैं इतनी बड़ी बात टीवी पे कह रहा हूं, करते होते तो फिर जैसे बिल्कुल अपनी औलाद के लिए सोचते हो यार, बिल्कुल वैसे ही सोचो ना। रियासत मां के जैसी नहीं है, रियासत बच्चे के जैसी। इसको सींचना, प्यार करना, बिल्कुल मोहब्बत करनी है इसके साथ, शफकत करनी है, बिल्कुल जैसे बंदा अपनी औलाद के साथ करता है। आप लोग नहीं समझते हो क्यों? आप लोगों का वीजा लगता है, आप लोग शार्ट। यकीन करो, कल उस तरक्की याफ्ता मुस्तकीम आ जाओ अंदर यार, तुम्हारा भी वीजा लगवाते हैं। अगर कल, यकीन करें, ये अभी पाकिस्तान का इसने बैज लिया हुआ है, बैज पहन के रखता है ये। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है टेस्ट का, मैं आपको गारंटी करता हूं पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट में हार जाएगा, लेकिन फिर भी इसने यहां इस गाल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बनाया हुआ है। टेस्ट मैच देखने कोई नहीं आया, लेकिन ये हर बॉल देखेगा। लेकिन कल इसका वीजा लग जाए किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का, यकीन करो भाई हमारा ऐसा शाट होगा कि आपकी सोच है। आज अगर वो वाला मुल्क अपने वीजे खोल दे ना, यकीन करो पाकिस्तान की आबादी 2 ही लोगों की पहले मोहित होगी, एक मैं और एक माविशियात। बाकी पूरा पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में शॉर्ट हो जाएगा। अपने मुल्क से मोहब्बत करना सीखो और इस मुश्किल वक्त के अंदर मुल्क का साथ दो, पुल का किरदार अदा करो, जलती में तेल मत छिड़को। देखिए, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही बात की और मैं अभी भी यही कहूँगा कि देखें, मीडिया बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। जितना उसका बनता है ना, उससे ज़्यादा कर रहा है। जितना मीडिया को घबराना चाहिए ना, उससे ज़्यादा घबरा के चल रहा है, ताकि हमारी वजह से कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मुल्क के हालात ख़राब हो। लेकिन अगर यही अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ उन लोगों को भी हो कि जो मुल्क के डिसीजंस लेते हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार जिनके पास है, उनको भी अगर समझ में आ जाए कि उन्हें भी मीडिया की तरह जिम्मेदारी से चलना चाहिए, तो यकीन करें हमारा काम आसान हो जाएगा, उनका काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बेहतरी होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ नाजरीन, जलती पे आग फेंकी, माजरा जल्दी के ऊपर तेल फेंका जा रहा है, हालात को और ख़राब कर रहे हैं लोग। सियासी मनसब की खातिर किस किस तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये उनको रियलाइज़ करना चाहिए। मैंने एक चीज़ सुनी, मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, शेख उमर रेहान साहब, साबिक काटी के सरबराह भी हैं, उसके अलावा भी अभी मौजूदा तौर पर भी एक तिजारती तंजीम के आला तरीन ओहदे के ऊपर फाइज हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू अली नासर साहब।
शेख साहब, मैं आपको मिसाल दूंगा। बुनियादी बात यह कि आप ही की बिरादरी से एक साहब थे, उन्होंने मुझे ये मिसाल दी थी, तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप थोड़ी बात भी कीजिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि अली, एक दफ़ा एक वाक़या किसी के घर में पेश आया, और ये घर घर की कहानी है, होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन एक घर में ऐसा हुआ कि बेटे ने तैश में आकर, आपस में बाप बेटे की चपकलिश थी, कोई बहस मुबाहिसा चल रहा था, बाप का गुस्सा भी बढ़ गया, बेटे का गुस्सा भी बढ़ गया। बेटे ने, होना नहीं चाहिए ऐसे, मैं बता रहा हूं, हमारे माशरे में होना नहीं चाहिए, लेकिन बेटे ने बाप पर हाथ उठा दिया। अब कहाँ बाप का एक मर्तबा है और औलाद की एक हैसियत है, तो औलाद अपनी हैसियत भूल गई, बाप का मर्तबा भूल गई। तो मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर क्या होना था। बाप बेटे ने सोचा एक लम्हे के लिए कि अगर इस चीज़ को दिल से लगा लिया जाए तो ये रिश्ता आज टूट जाएगा। ना बाप के लिए बेटे की कोई हैसियत रहेगी, ना बेटे के लिए बाप की। अगले ही लम्हे दोनों ने यह फैसला किया कि इस बात का जिक्र अब आइंदा किसी से नहीं करेंगे और इस बात को बिल्कुल ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी हुआ ही नहीं। मैंने कहा वाकई में? कहने लगे जी वाकई में। और बाप बेटे के इस फैसले की वजह से आज तक वो दोनों एक साथ हैं, एक ही मेज़ पर खाना खाते हैं, और वो उस वाक़े को कभी याद नहीं रखते। माजी के अंदर हुई भी गलती को भूल जाना बेहतर होता है, अपनों को गले से लगा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शेख उमर रेहान साहब, बुरा ना मानिएगा, मैंने बुरे हालात के अंदर ये बात की है। मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क आगे बैलेंस्ड रहे, मेरा मुल्क ठीक रहे, इसकी सालमियत बरकरार रहे। गहरा मतलब आप भी समझ गए। फिर मैं अब आपसे थोड़ी सी राय लेकर फिर कारोबार के बारे में ही बात करूंगा। जी बस देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि बस जब भी कभी हालात कारोबारी तौर पे ठीक होना शुरू होते हैं तो कोई पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पैदा हो जाता है। और आपकी वो जो बात है कि सब कुछ भूल भुला के आगे चलने वाली बात, तो ये तो बड़ी एक पॉजिटिव चीज है। अगर यही सोच हो तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कोई मसला नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। अगर सब लोग इस सोच में आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से चीजें ठीक होंगी हमारे मुल्क की। और बहरहाल हालात जो हैं वो अभी जो पॉलिटिकल हैं, तो देखें हम तो 75 ईयर से स्टेबिलिटी तो हम देख ही नहीं रहे हैं। अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल तो स्टेबिलिटी है ही नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, तो ये तो हम देख ही रहे हैं। हम लोग भी यूज टू हो गए हैं इन चीजों के। लेकिन शेख उमर रेहान साहब, आपको मानना पड़ेगा कि तनावर से तनावर दरख्त भी जो होता है उसको कुल्हाड़ी काट नहीं पाती, लेकिन अगर उसके अंदर कीड़ा लग जाए, उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए, उसके पत्ते मुरझाना शुरू हो जाएं, उसकी जड़ें सूखना शुरू हो जाएं, तो वो खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा के ख़त्म कर लेता है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि हमें बैरूनी ख़तरात से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल का सामना है। आप जैसे बैलेंस्ड आदमी को क्या लगता है कि हमें अफाम व तफहीम से इस वक्त मामलात हल नहीं कर लेने चाहिए? देखें, आपके सामने है कि क्या इन सबको नजर नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ये कल रात का वाकया आप देख लें, कितना अफसोसनाक वाकया, जो एक डेलीगेशन के ऊपर कुछ फॉरेनर्स थे, उनके ऊपर एक ब्लास्ट हो गया। तो देखें, ये क्या आपके सामने हमारे मुल्क के लिए कितनी साजिशें हो रही हैं दुनिया में कि कोई भी इस मुल्क को स्टेबलाइज हो देखना ही नहीं चाहता। तो इस वक्त सबका फर्ज बनता है, सारी पॉलिटिकल जमातों का फर्ज बनता है कि भाई सब कुछ बुला के आगे बढ़ें, इस मुल्क को संवारें। इस मुल्क के जो बैरूनी हमारे दुश्मन हैं उनके खिलाफ सब इकट्ठा हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस चीज की जज्बे की जरूरत है हमारे मुल्क को। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए। तो हम तो दरख्वास्त करेंगे, हम लोग बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम इन सब से पॉलिटिकल पार्टी से ये दरख्वास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी अपने मुल्की मुफाद को जो है उसको बालातर रखें, सब जातियात को पीछे कर दें और इक़्तिदार को भूल जाएं। इस वक्त मुल्क के लिए काम करें। ये मुल्क है तो इनकी सियासत भी है, ये सब कुछ है, ओहदे भी हैं। ये मुल्क ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो हमें यकजहती की जरूरत है हमारे मुल्क को
यकजहती की जरूरत है। जो बैरूनी हमारे दुश्मन है उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब सबको सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। अच्छा, लेकिन शेख उमर रेहान साहब, मैं आज प्रोग्राम के तवज्जुह से बड़ी अजीब सी एक बात करूंगा। आपको पता होगा कि आगाज में जब जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल हुई 2008 के बाद, तो आप जानते होंगे कि एक कारोबारी शख्सियत ही थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को साथ बिठाया और साथ बिठाकर जो भी हुकूमत जिस भी शक्ल में कायम होनी थी उसको बनने के अंदर अपना एक रोल प्ले किया। आज भी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोगों के सियासी मुफादात से ज़्यादा जो होते हैं मुल्की और माशी और कारोबारी मुफादात होते हैं, तो इसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल से अब कारोबारी, सनतकार, ताजिर और सरमायाकार तबके से किसी को उठ के सामने आना पड़ेगा और आपस में मसला हल करवाना पड़ेगा माजरत के साथ। या तो आप लोग अपनी लीडरशिप से बात करें, क्योंकि सियासी लीडरान के लिए और लोग जो मनसब पे फाइज हैं उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल है इस वक्त करना। आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। नहीं, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है और इस पे बिल्कुल बात हो सकती है और इसका सोल्यूशन जो है वो जो बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की जो हमारे जो लीडरान हैं वो मिलके हम इस पे बैठ के इस पे हम काम कर सकते हैं और इस इशू को जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आपका प्रपोजल जो है वो बहुत वैलिड है। नहीं, क्योंकि देखें इसकी वक्त की जरूरत मैं आपको बताता हूं क्यों है। उसकी वक्त की जरूरत यह है कि ये जो सब वाकयात पेश आ रहे हैं, हम तो देखें बतौर मीडिया और आप बतौर बिजनेसमैन मस्बत बातें करते रहेंगे, लेकिन अंदरूनी खाना आपको पता है इसकी वजह से आप लोगों के कारोबार, बिजनेस, सरमायाकारी सब पे हर जा रहा है। लोगों की मुलाजमतों पे हर जा रहा है, लोगों के कारोबार पे हर जा रहा है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर हर जा रहा है। दिस इज नो लॉन्गर ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट इज नाउ बिकम ए प्रॉब्लम ऑफ ए कॉमन मैन। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, यहां पर फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। बात, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं कारोबार और बिजनेस पर ही बात करूं, लेकिन नाजरीन हमारा मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। नाजरीन, कोई भी शख्स जिसमें ज़रा भी इंसानियत हो, हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, वो इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर मजबूर हो जाएगा कि वो अपने मुल्क के हक़ में बात करे, अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में बात करे। मैं यहाँ मौजू से हट रहा हूँ, लेकिन यकीन करें कल जिस तरह की बौखलाहट मुझे शेख उमर रेहान साहब महसूस हुई, मेरा घर कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, धमाका वहाँ हुआ, आवाज़ मुझे यहाँ तक आई। इसकी वजह से दुश्मनाने पाकिस्तान को हम स्पेस दे रहे हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर ये जो वनरेबल सिचुएशन है इसका एक्सप्लॉइट कर। आपको पता है कल परसों तरसों तीनों दिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी हमले हुए, हमारे दिफाई इदारों पर हमला किया गया, हमारे सिपाहियों को, अफसरान को शहीद किया गया। तो आप मुझे सच बताएं शेख उमर रेहान साहब, क्या मैं मजबूर नहीं हो जाऊंगा कि मैं अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के मुतालिक आपसे बात करूं, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सोशल स्टेबिलिटी हो? जी अली साहब, बड़ा कंसर्न है हमें इस चीज के ऊपर जो इस वक्त हालात, जो स्पेशली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये जो फॉरेनर्स हैं। इवन कल जो रात को ब्लास्ट हुआ, मैं डिफेंस फेज 8 में रहता हूँ जी, तो इतनी जोरदार आवाज आई, मुझे ऐसे लगा जैसे समंदर में कोई ब्लास्ट हुआ जी। तो आप अंदाजा करें कि एयरपोर्ट काफी दूर है, एक दूसरे कॉर्नर पे है कराची। जी जी जी। तो ये आप अंदाजा करें कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ होगा इस ब्लास्ट के लिए और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरीके से ये प्लान हुआ। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। देखिए, प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं होगी, हम तो मीडिया के अंदर कवर अप आपको करके बता देंगे, टैंकर जल गया, फलां जल गया, लेकिन आपका फौरन बाहर आएगा। आप मुझे सच बताएं, अब इसके बाद हम अपने मीडिया पर जितना छुपा लें। जी, ऐसी सिचुएशन में तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान का रुख करेगा ऐसी सूरत हाल में, और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और हमें अभी भी सबको होश के नाखून लेने चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको, और सब इसके लिए सब एक जगह पर बैठ जाएं और बैठ के अपने मुल्क के मुतालिक फैसले किए जाएं। और ये इसके ऊपर देखें, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, ये इसके ऊपर हमें सबसे पहले। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? एक फॉरेनर है, वो पाकिस्तान आ रहा है, शेख उमर रेहान साहब ने अपनी दावत पर पूरे 1 साल लगाकर मेहनत करके उसे कन्विंस किया कि आप मेरी फैक्ट्री का विजिट करें, मुझे एक एक्सपोर्ट ऑर्डर दें।
वो जहाज़ बोर्ड करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने ये खबर पढ़ ली। आपके ख्याल से उसका जहन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा इस तरीके से। कोई भी आगे ही आपको पता है कि कितने चैलेंजेस हम पिछले, जब से ये जो वॉर ऑन टेरर, ये जो ये अफगान वॉर जो है, ये जब से शुरू हुई है, इसका आपको पता है कि सबसे ज्यादा हमने खमियाजा भुगता है। हमारी कौम ने इतनी जानें दी हैं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अरबों डॉलर का हमारे मुल्क का नुकसान हो गया, और बड़ी मुश्किल से चीजें कुछ ठीक होना शुरू हुई थी, फॉरेनर्स आना शुरू हुए थे, इंटरनेशनल टीम्स भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात से फिर वही देखिए, हम फिर लाख, मैं फिर यही बोलूंगा, हम फिर लाख छुपा लें अपने मुल्क के ऑडियंस को, हम गलत खबर सुनाएं, लेकिन हमारा एम ये हो कि हम मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे सच बताएं कि अगर किसी शख्स ने ऑर्डर्स प्लेस किए हों पाकिस्तान में, और उसको जनाब ये रोज़ वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन पढ़ रहा हो कि पाकिस्तान में राइट्स हो रहे हैं, हमारा फेडरल कैपिटल सील हुआ है, 2-3 दिन से मोबाइल फ़ोन कटे हुए हैं, लोग बात नहीं कर पा रहे, एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग जो है खबरें देते रहे, नहीं सर बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सब कुछ खुल गया है, तो सर वो फॉरेनर तो आपके अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में कंसर्न हो जाएगा ना, वो तो अपने किसी भी बिजनेस डील के बारे में कंसर्न हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखें, अभी तक तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई, इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो बड़ा शोर मचाया हुआ है इसके ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें हमारे मुल्क की बदनामी है इस चीज से जो है, तो कोई भी रुख नहीं करेगा पाकिस्तान का। आगे बड़े मसाइल, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल है, इस्लामाबाद पे विवाद हुआ, ये तो बहुत ही अफसोसनाक चीजें हैं। हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है भाई, उसमें निज़ाम जिंदगी रुका हुआ है 2-3 दिन से। मैं लास्ट वीक इस्लामाबाद था, मुझे कराची वापस आना था, और मैं 3-4 घंटों में एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, और जिस तरीके से मैंने कंटेनर देखे हैं वहाँ पे, और जिस तरीके से मैंने सूरत हाल देखी है, तो बहुत ही ये यानी कि अच्छा, फिर मैं ये कहूँगा, हम लाख छुपा लें, आप सिफारतकारों से रोज मिलते हैं, आप मुझे सच बताएं, क्या सिफारतकार अपने ममालिक के अंदर केबल नहीं या पैगाम नहीं भेजेंगे कि साहब अभी हालात ऐसे हैं और अभी हालात वैसे हैं? नहीं भेजेंगे, हम छुपा लें भले। बहुत बैड इंप्रेशन जो है इंटरनेशनल दुनिया में इस चीज का जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, हमारी इदारे जो हैं, इंशाल्लाह ताला इन चीजों को बेहतर करेंगे। और हमारे सर सॉल्यूशन हमेशा पॉलिटिकल नौयत का होता है। मैंने आपको क्या कहा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ आनी चाहिए कि इस तरह की चीजें करने से मुल्क के लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ये नाकाबिले माफी जो है। सर हमारा तो है ही है, आप लोगों का अरबों रुपए का स्टेक है इस मुल्क के अंदर, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए का स्टेक है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन के अंदर सबसे आगे मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर है हमारा। प्राइवेट सेक्टर के भी मुख्तलिफ शोबे हैं जो कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करे बैठे हैं। सर कोई कहीं किसी जगह पर 10 रुपए भी लगाता है ना, तो उसका जहन वहां लगा हुआ होता है। आपके खरबों रुपए इस मुल्क के अंदर लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं, कंसर्न आप लोगों को बहुत होना चाहिए इस वक्त, जिस तरह आईपीपी पे आपने जोर दिया। हाँ। ये पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को बहुत कंसर्न है मौजूदा हालात के ऊपर, और हम जो है वो पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो हालात इस वक्त इस्लामाबाद में बने हुए हैं, और ये नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनके जो भी मामलात हैं ये बैठ के रिजॉल्व करें। और आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी से ये मसले हल नहीं हो रहे तो बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, और ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, और इस पे काम किया जा सकता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके साथ बात की है। दुनिया भर में यही होता है, काफ़ी दफ़ा जब सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं कर पाते तो और शोबहा जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मामलात आके हल करते हैं। अब मैं किसी ऐसे मुल्क की तो आपको मिसाल नहीं देना चाहता जहाँ इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स ने ये मसला हल किया है, कहीं पर बिजनेसमैनों ने ये मसला हल किया है। और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन दिल आज पता नहीं अजीब सा फील कर रहा है। नाज़रीन, इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत करना भी बड़ी एक दुश्वार काम होता है। आपको किसी से कोई मोहब्बत हो जाए ना, फिर अगर चोट उसको लगती दर्द आपको, यकीन करें इस मुल्क से मोहब्बत कर बैठा हूँ, बहुत बेतहाशा मोहब्बत कर बैठा हूँ। ज़रा सी दर्द यहाँ मेरे हमवतनों को, मेरे मुल्क को होती है, लेकिन वो महसूस मुझे हो, क्या कर मजबूर। इसीलिए मैंने आज ये मौजू का इंतखाब किया। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।